अब हम समझते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार जाल क्या होती है। श्रृंखला मतलब चेन और जाल का मतलब वेब, ठीक है। दोनों को अच्छे से समझते हैं। श्रृंखला थोड़ी इजी होती है, ठीक है, लेकिन प्रकृति में जाल को ज़्यादा आप अच्छे से देख पाएंगे। श्रृंखला क्या होती है, जैसे देखो कि जैसे ये देखो आहार श्रृंखला के एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, हिरण। हिरण को कौन खा लेता है, शेर। तो ये क्या बड़ी एक श्रृंखला बन गई, एक सीरीज बन गई। इसको ये खाता है, इसको ये खाता है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल हो, ये घास है। इन घास को ये जो कीट पतंग है ये खाते हैं। इन कीट पतंगों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खा जाता है और सांप को बाज खा लेते हैं, ठीक है। और जैसे ये झाड़ियाँ हैं, सब्ज है, तो इनको ये कीट पतंगे खाते हैं, ठीक है। ये जलीय झाड़ियाँ हैं या जलीय जिसको कह सकते हैं, काई कह सकते हैं, ठीक है। तालाब की काई हो सकती है, ठीक है। तो और उसके बाद में उनको छोटी मछली खा लेती है, छोटी मछली को फिर ये बगुले खा लेते हैं, या ऐसा भी हो सकता है छोटी मछली को फिर बड़ी मछली खाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या बनती है कि आहार श्रृंखला बनती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पेपर में आहार श्रृंखला आ जाती है तो आप ये डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि टाइम कम होगा। तो आप पता है आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे पौधे, पौधे लिख के फिर तीर का निशान बना के ऊपर लिख देना हिरण, फिर हिरण लिख के तीर का निशान बना देकर लिख देना क्या, शेर। ऐसे नाम नाम लिख देना इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि पौधे और हिरण का डायग्राम बनाने लग जाओ, ऐसा मत बनाना, ठीक है। ऐसे लिख देना। तो लेकिन इसको कहते हैं आहार श्रृंखला। समझ में आ गया आपको। तो कैसे परिभाषित करेंगे कि आहार श्रृंखला, देखो जीवों की हमने एक श्रृंखला बनाई है जो एक दूसरे का आहार करते हैं, ठीक है। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की ये श्रृंखला क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण है जो एक पोषण स्तर बनाता है। तो इसको पता है क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन प्राथमिक पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर। इसको भी कोई खाने वाला होता है, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य खाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चतुर्थ पोषण स्तर, ठीक है, ये इस प्रकार से बोलते हैं। तो स्वपोषी तथा उत्पादक, ये स्वपोषी या खुद का पोषण खुद प्राप्त करते हैं, या उत्पादक, इनको ये उत्पादक कह सकते हैं, ठीक है। आप समझे उनको, क्योंकि ये तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो स्वपोषी, अच्छा ये घास भी तो स्वपोषी है, ये तालाब की काई है ये भी तो स्वपोषी है। तो स्वपोषी या इसको उत्पादक कह सकते हैं, ये प्रथम पोषण स्तर पर आता है। ये क्या आता है, प्रथम पोषण स्तर पर आता है। फिर ये देखो ये क्या हो गया, द्वितीय पोषी स्तर, ठीक है। ये तृतीय पोषी स्तर, ये चतुर्थ पोषी स्तर, ये पंचम पोषी, मतलब इस तरीके से पोषी स्तर होते हैं, ठीक है। ये ध्यान कर लेना। शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता, हिरण शाकाहारी होता है, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी है, सबसे पहले यही घास को खा रहा है, ठीक है। तो ये किस पोषी स्तर में आ गया, द्वितीय पोषी स्तर में आ गया। किस पोषी स्तर में आ गया, द्वितीय, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि छोटे जो मांसाहारी है ना, वो क्या हो गया, तीसरा पोषण स्तर हो गया। पहला पोषण स्तर, दूसरा पोषण स्तर, तीसरा पोषण स्तर। बड़े मांसाहारी है, ठीक है ना, ये चौथे पोषण स्तर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो क्या बोला मैंने, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा प्रत्येक कड़ी एक पोषण स्तर बनाता है, ठीक है। स्वपोषी तथा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर है। ये सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके, ठीक है, विषम पोषों के लिए या भोजन का निर्माण करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। जो शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और द्वितीय पोषी स्तर कहलाते हैं। छोटे मांसाहारी होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय पोषी स्तर कहलाते हैं। बड़े मांसाहारी को तृतीय उपभोक्ता और चौथा पोषण स्तर कहते हैं। ये देखिए उत्पादक है। उत्पादक में यहाँ क्या आते हैं, पेड़ पौधे। क्या आते हैं, पेड़ पौधे। तो ये उत्पादक है, ये प्रथम पोषी स्तर तो हमेशा सीक्वेंस में होता है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। लेकिन प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा क्या होता है, उत्पादक होता है। क्या होता है, उत्पादक होता है। तो उत्पादक को खाने वाला कौन, ठीक है, उत्पादक को खाने वाला कौन, जैसे ये घास पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ मान लीजिए कोई छोटा जीव है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता को कोई खा रहा है, छोटे जीव को कोई बड़ा जीव खा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता को, जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये घास है, ये क्या है, घास है, ठीक है। तो घास क्या हो गई, उत्पादक हो गई। अब इस घास को मान लीजिए चूहा खा रहा है, तो चूहा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। चूहे को मान लीजिए बिल्ली खा रही है, तो बिल्ली क्या हो गई, द्वितीय उपभोक्ता। और बिल्ली को मान लीजिए शेर खा रहा है, शेर क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। लेकिन पोषण स्तर तो यही हो गया, ये पहला पोषण स्तर, ये दूसरा पोषण स्तर, ये तीसरा पोषण स्तर, चौथा। मेरे कहने का मतलब है कंफ्यूज मत होना, प्राथमिक पोषण स्तर पर तो उत्पादक होता ही है, लेकिन ये प्राथमिक उपभोक्ता इधर और इधर द्वितीय पोषक स्तर है, ठीक है। ये द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय पोषक स्तर, समझ में आ गया ना। ये तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसा चलता है, लेकिन यहाँ पहले उपभोक्ता आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक आता है, सॉरी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो ये ध्यान रख लेना। ये यही तो कह रहा है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक
प्रत्येक चरण एक पोषण स्तर बनाता है। तो जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर होते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर होता है। जो छोटे मांसाहारी होते हैं वो तृतीय पोषी स्तर पर आता है। बड़े मांसाहारी है वो क्या हो जाते हैं अपने आप में, या तृतीय उपभोक्ता है, चौथे पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप समझ में आ गया। तो देखो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या करता है, पेड़ पौधे जो क्या करते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसके अंदर यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। एक बात याद रख लो कि संपूर्ण पृथ्वी पर ऊर्जा का एक ही स्रोत है, वो है सूर्य। वो क्या है, सूर्य। तो सूर्य से आने वाली धूप की किरणों में, है ना, यानी प्रकाश से ये जो उत्पादक है ना, ये जो लोग है ना, पेड़ पौधे जिनके पास में हरी पत्तियां हैं यानी क्लोरोफिल है, ये क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसी भोजन से फिर ये इस हिरण को खाना मिलता है, फिर इसी हिरण को खाकर ये शेर अपना पेट पालता है, या इसी भोजन से ये दीमक या ये जो कीड़ा मकोड़ा जो भी है, कीट पतंगा, ये खाना खाता है, और इस कीट पतंगों को खाकर इस मेंढक को ऊर्जा मिलती है, मेंढक को खाकर सांप को ऊर्जा मिलती है। मतलब अंततः ऊर्जा का प्रवाह ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। तो इसी से रहा ऊर्जा, और कहाँ से आ रही है, पूरे पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और सूर्य की ऊर्जा को स्थिरीकरण करने का जो क्षमता है वो सिर्फ हरे पादपों में होती है। तो ऊर्जा का प्रवाह हरे पादपों से है, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता तक, या फिर द्वितीय पोषण स्तर, तृतीयक पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर तक होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, उल्टा थोड़ी ना कि ये जो पेड़ है वो शेर को खा गया, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना होगा कि पेड़ को लगा भूख तो पेड़ ने क्या किया, शेर को खा लिया, नहीं। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ हो रहा है। यानी ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, इस पोषण स्तर में एक दिशीय हो रहा है और हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ हो रहा है, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तब पाएंगे कि हर पोषण स्तर पर सिर्फ 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ 100 कैलोरी है तो यहाँ सिर्फ 10 कैलोरी जाएगी, यहाँ सिर्फ 1 कैलोरी जाएगी, फिर यहाँ पर 0.1 कैलोरी जाएगी, यहाँ पर 0.01 कैलोरी जाएगी, इतना ही ऊर्जा जाएगी। आपके मन में सवाल होगा, भाई ये तो बहुत ताकतवर होता है। वो एक अलग चीज़ है, वो उसकी फिजिकल बॉडी वो अलग चीज़ है, वो ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है। ये एक सांप से थोड़ी उसका पेट भरेगा, ठीक है। ये कम से कम 100 सांप खाएगा तब जाके इसका पेट भरेगा, या ये एक हिरन थोड़ी ना खाता है, ये कम से कम 5-10 हिरन खा लेता होगा, ठीक है। तो वो अलग चीज़ होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 कैलोरी है तो इसका 10% यानी 10 कैलोरी यहाँ जाएगी ऊर्जा, फिर 1 कैलोरी इसका 10% यानी 1 कैलोरी यहाँ जाएगी, 0.1, 0.01, तो इस प्रकार से कैलोरी है जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और ऊर्जा हमेशा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, या ऐसा कह सकते हैं प्रथम पोषण स्तर से द्वितीयक पोषण स्तर, तृतीयक पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर की तरफ जाती है। और प्रत्येक स्तर में ऊर्जा अपनी 10% ही आगे ट्रांसफर होती है, अपनी 10% ही आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये हम समझ गए। चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं आहार श्रृंखला को वापस से। आपने डायग्राम देख लिया, ठीक है, और ये पोषण स्तर देख लिया आपने, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और इसी उत्पादक को ही हम प्रथम पोषी स्तर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को हम द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषण स्तर, चतुर्थ पोषण स्तर कहते हैं। याद हो गए दोनों डायग्राम समझ में आ गए। थ्योरी को वापस देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषण स्तर बनाता है। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है और सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर होते हैं। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर में आते हैं और बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषण स्तर में आते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो हमने ऊर्जा प्रवाह को आपको समझा लिया, ठीक है। वापस समझ लेते हैं कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये जो पादप है वो सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके इसको है जो रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। और यही ऊर्जा आगे से आगे तक जा रही है, संपूर्ण पृथ्वी के जो जैविक समुदाय है उसका पोषण कर रही है। हाँ, तो ये देखो यही ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है, ठीक है। स्वपोषी से विषम पोषी, अच्छा इसको विषम पोषी भी कहते हैं। ये स्वपोषी खुद खाना बना सकते हैं इसलिए स्वपोषी, और जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं उनको विषम
विषम पोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषी भी कहते हैं। तो ध्यान रखो कि स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी और अपघटकों की, अपघटक भी तो क्या करते हैं, जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों की उन्हीं को है जो क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अपघटक है ऊर्जा का स्रोत नामक अध्याय में ही जाता है। तो हमने देखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है इसके अंदर, ठीक है। पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी रूप में ह्रास भी हो जाता है। ह्रास कैसे होता है कि ये देखिए यहाँ से सिर्फ 10% ही जाती है, 90% ऊर्जा तो ह्रास हो जाती है किसी न किसी रूप में। फिर यहाँ से सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है, आगे 90% ऊर्जा कहीं ना कहीं ह्रास हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लें। तो ये देखो कुछ कीवर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में। क्या मतलब है कि सूर्य से जितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है ना, उसकी सिर्फ 1% ऊर्जा ही हम है जो पादप है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं या उसको खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। यानी एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा लगभग 1% भाग ही है जो खाद्य ऊर्जा में या भोजन में परिवर्तित हो पाती है, ठीक है। तो हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं। ये देख लो, हरे पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, ठीक है। इस घास को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है, ठीक है। तो जब खाए जाते हैं ना, तो सिर्फ 10% ही ऊर्जा है अगले स्तर तक जा पाती है। यानी अगर इस हरे पौधे पे 100 कैलोरी ऊर्जा है तो सिर्फ 10 कैलोरी इसके पास जाएगी, और इसके पास अगर 10 कैलोरी है तो इसके पास सिर्फ 1 कैलोरी जाएगी। तो आप कहोगे कि शेर तो सबसे शक्तिशाली होता है। अरे शेर सिर्फ एक हिरन को थोड़ी ना खाता है, ये तो 5-10 हिरन को खाता होगा, है ना, बहुत सारे हिरन को खाता होगा, है ना। तो इस वजह से अलग बात होगी, ठीक है। तो आप समझ गए, ठीक है। अगले स्तर पर सिर्फ 10%, यानी क्या बोला मैंने कि सूर्य से जितनी, पहली लाइन तो ये कह रही है कि सूर्य से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसका सिर्फ 1% ऊर्जा ही जो हरे पौधे हैं भोजन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बोला कि इस आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर सिर्फ अपनी ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही, अगर इसके पास 100 है तो उसके पास 10 ही जाएगी, इसके पास 1 ही जाएगी, यानी 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये मैंने पढ़ा, ठीक है। यानी कह सकते हैं, क्या लिखा वापस देखो, होता है हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचता है, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। इसीलिए तो ये आहार श्रृंखला है जो 3 या 4 ही पीढ़ी तक जाती है, 3 या 4 पीढ़ी तक जाती है, इसके ऊपर कोई और होता ही नहीं है, क्योंकि फिर ऊर्जा की मात्रा और कम होती जाती है और कम होती जाती है, तो फिर जीवों का सर्वाइवल नहीं होता। यहाँ से 10% गई, मान लीजिए यहाँ 100 थी, यहाँ 10 हुई, यहाँ 1 हुई, यहाँ पॉइंट 1 हो गई, तो फिर बताओ आगे ऊर्जा कम ही बचेगी। तो इसीलिए तो एक आहार श्रृंखला में सिर्फ 3 या 4 ही क्या होती है, जो पोषण स्तर होता है, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की ही होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद में उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बेहद कम हो जाती है, तो जीवों का सर्वाइवल भी नहीं होता है, ठीक है। अतः निचले पोषण स्तर पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है ना। तो निचले पोषण स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी जंगल के अंदर शेर 10 हैं तो हिरन आपको 100, 200, 500 मिलेंगे, ठीक है। पेड़ पौधे आपको हजारों मिलेंगे, है ना। घास उसका जो संख्या है वो लाखों करोड़ों होगी। उसके बाद में कुछ पतंगे होंगे, मेंढक तो फिर 1000, 2000 होंगे, सांप फिर 100, 200 होंगे, बाज तो फिर एक दो ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप मुझे कहेंगे कि आहार श्रृंखला तो हमें समझ में आ गई, ये डायग्राम भी समझ में आ गया, उपभोक्ता भी समझ में आ गया, पोषी स्तर भी समझ में आ गया, और ये आहार श्रृंखला का जो 1% और 10% का कंसेप्ट भी समझ में आ गया। 1% तो ये है कि सूर्य से जितनी भी ऊर्जा आती है उसकी सिर्फ 1% ऊर्जा का ही पादप है जो भोजन बना पाते हैं। 10% वाला सिस्टम ये है कि प्रत्येक पोषण स्तर में है जो सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इतनी कम ऊर्जा जाती है, इसीलिए जो 3 या 4 स्तर के अलावा आगे स्तर ही नहीं होता, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये फिर आहार जाल क्या है? देखो बच्चों, आहार जाल ये समझिए कि प्रकृति में ना इतना सिंपल नहीं होता। कैसे? इस पौधे को सिर्फ एक हिरण ही नहीं खाता, इस पौधे को कीट पतंगे भी खाते हैं, इस पौधे को गाय भी खाती होगी, इस पौधे को बकरी भी खाती होगी, ठीक है। बकरी को कोई जो जैसे तेंदुआ भी खाता होगा, तेंदुए को खाने वाले भी कई और होंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। प्रकृति में है जो आहार श्रृंखला में सिर्फ यही नहीं कि हिरण को सिर्फ शेर ही खाता है, हिरण को तेंदुआ भी खा सकता है, ठीक है। हिरण को इंसान भी खा सकता है। तो एक चीज़ को खाने वाले कई लोग मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इसलिए आहार जाल कहते हैं उसे। तो ये देखो आहार जाल इस तरह से बनता है, ये देखो, ठीक है। देखो कैसे, जैसे ये कि ये कोई पेड़ पौधा है, ये पेड़ पौधा है, घास है, ये जो पेड़ पौधा है इसको ये बकरी भी खा सकती है,
इस पेड़ पौधे को ये भी खा सकता है, ये गाय भी खा सकता है। अच्छा, इस बकरी को डायरेक्ट शेर खा सकता है, हो सकता है ठीक है। इस पेड़, ये जो घास है, इस घास को खरगोश खाता है, हो सकता है खरगोश को ये लोमड़ा खा रहे, हो सकता है खरगोश को ये कुत्ता खा जाए, ठीक है। हो सकता है खरगोश को डायरेक्ट ही शेर खा जाए, है ना। जैसे ये चिड़िया है, ये घास है, इस घास को ये कीट पतंगे खाते हैं। अब इस चिड़िया को हो सकता है डायरेक्ट सांप ही खा जाए, ठीक है। जैसे अब ये सांप है, सांप को ये बाज भी खा सकता है, ये चील भी खा सकता है, सांप को ये मोर भी खा सकता है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। ये प्रकृति में ऐसा ही तो मौजूद होता है क्या, सिर्फ सांप को, जैसे इस भाई इसमें क्या दिखाया कि सांप को ये बाज ही खाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो एक सामान्य बच्चों से समझने के लिए था, ठीक है। वास्तव में ये इस प्रकार से होता है, सांप को बाज भी खा सकता है, सांप को चील भी खा सकता है, सांप को मोर भी खा सकता है ना। सांप को इंसान भी खा सकते हैं, हो सकता है कुछ आदिवासी जाति सांप को खाती भी होगी। तो इसको कहते हैं आहार जाल। तो विभिन्न आहार, ये देखो, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव को 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीव खा लेते हैं, ठीक है, या प्रत्येक जीव को अनेक प्रकार के जीवों का आहार बन जाता है। तो एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध बड़े क्या होते हैं, ब्रांचेस्ड होते हैं, शाखान्वित होते हैं। और ये शाखान्वित श्रृंखलाओं को मिलकर एक जाल बनाते हैं, और इस जाल को क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। क्या बोला मैंने कि आमतौर पर प्रत्येक जीव को 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों खा सकते हैं, जो अनेक प्रकार के जीवों का आहार बन सकता है। तो वास्तव में प्रकृति में एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय एक शाखान्वित, ये देखो ब्रांच लेना, ये भी खा रहा है, 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 तो शाखान्वित श्रृंखला या जाल बनती है। तो इसे क्या कहते हैं, अपन आहार जाल कहते हैं, ठीक है। अब आहार जाल में भी ऊर्जा का वही होगा, यहाँ से 10% ऊर्जा जाएगी, यहाँ से एक, फिर आगे इसके 10% जाएगी, फिर आगे इसकी 10% जाएगी, आगे इसकी 10%, मतलब यहाँ अगर 100 कैलोरी है तो इसके पास 10 ही जाएगी, इसको खाने वाला 1 ही जाएगी, इसको कोई खाने वाला है तो उसको 0.1 ही जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, तो ऊर्जा प्रवाह की 2 बातें स्पष्ट है कि एक तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, यानी स्वपोषियों से परपोषियों तक होता है। यानी स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि स्वपोषी वापस सौर ऊर्जा में चली जाएगी, नहीं, ठीक है। ये शाकाहारियों में स्थानित हो जाती है, ठीक है, और फिर शाकाहारियों से द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, ये चली जाती है। और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि होती है, और क्या होता है, ऊर्जा कम अवेलेबल होती है, मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। प्रत्येक प्राथमिक पोषण से दूसरे पोषण स्तर, द्वितीय पोषण से तृतीय पोषण स्तर, इस तरह जाती है। और प्रत्येक ऊर्जा आगे जब स्थानांतरित होती है तब अपने आप में क्या होती है, ह्रास होती है। मतलब अगर यहाँ 100 कैलोरी है तो यहाँ 10 ही जाएगी, यहाँ 1 ही जाएगी, यानी उत्तरोत्तर क्या होता है, ह्रास होता रहता है, कमी होती रहती है, ठीक है। तो देखो ऊर्जा का प्रवाह ऐसा होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश से ही पेड़ पौधे, उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधों से शाकाहारी जैसे हिरण है ना, उनको मिलती है। शाकाहारी हिरण को खाने वाला कौन है, तो मान लेते हैं हिरण को कोई तेंदुआ खा रहा है, तेंदुआ को मान लो कौन खा रहा है, मान लीजिए मनुष्य खा रहा है, तो ये शीर्ष सारे, तो ऊर्जा का उत्तरोत्तर क्या होता रहता है, ह्रास होता रहता है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये डायग्राम भी आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, आहार श्रृंखला की एक नुकसान भी है, ठीक है, कि आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम ये भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखो इसका एग्जांपल समझो, ठीक है। आपको पता है ना कि एक खेतों में एक चीज़ छिड़की जाती थी जो अब बैन हो गई है, डीडीटी, ठीक है। तो इस डीडीटी को क्यों बंद किया? दरअसल क्या हो रहा था डीडीटी के साथ में, कि जैसे आप डीडीटी छिड़क रहे थे, ठीक है, तो डीडीटी छिड़क रहे थे। अच्छा, डीडीटी को छोड़ो, मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताऊँ। जैसे ये तालाब है, ठीक है, ये जापान के अंदर हुआ था एक डिजीज़, ठीक है। तालाब में मान लीजिए कि अल्सर है, सल्फर है, या कोई आर्सेनिक है, हाँ आर्सेनिक एक बहुत खतरनाक क्या होता है, केमिकल होता है, ठीक है। क्या होता है, खतरनाक केमिकल होता है, उसको AS से डिनोट करते हैं। तो वो क्या हुआ, रिसाव फैल गया मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर छोटी सी मछली थी कोई, तो इस छोटी सी मछली ने क्या कर लिया, आर्सेनिक निगल लिया, खा लिया, या इसके पानी में चली गई, कैसे भी कर लिया, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 1 यूनिट आर्सेनिक गया। फिर एक बड़ी मछली है, ठीक है, बड़ी मछली तो आपको पता है 10 छोटी मछली को खा सकती है अपने जीवन काल में। तो इस बड़ी मछली के अंदर भी वो आर्सेनिक इकट्ठा होता गया, तो बड़ी मछली के पास में 10 यूनिट आर्सेनिक हो गया। फिर इस बड़ी मछली को एक बहुत बड़ी मछली ने खा लिया, ठीक है। तो मान लीजिए उसने ऐसी 10 मछली को खाया होगा, 100। फिर ऐसी मछली को इंसान ने खा लिया, पका के फ्राई करके खा लिया, तो इंसान के अंदर ये 100 यूनिट आर्सेनिक सीधा पहुंच गया। इंसान की क्या हो गई, बीमारी हो गई या मौत हो गई। तो मतलब कि ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक रूप से अवांछनीय, सेम ऐसा डीडीटी के साथ हुआ था,
सेम ऐसा डीडीटी के साथ हुआ था। तो डीडीटी क्या होती कि जो कीट पतंगों या पौधों पादपों के अंदर जो अपन छिड़क रहते हैं ना, तो पादपों के अंदर संग्रहित हो रही थी, ठीक है, पौधों के अंदर, पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर, जब वो मनुष्य के अंदर क्या होती थी, पहुंच रही थी। अच्छा, दूसरा इसका ये भी डीडीटी के बारे में एक ये भी सर्वे आया था कि जब आप डीडीटी छिड़कते हैं तो ये वायु के माध्यम से आपके शरीर में पहुंच रही है, ठीक है, शरीर में पहुंच रही है और शरीर में क्या हो रही है, उपापचयित नहीं हो रही, शरीर में क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है, क्या हो रही है इकट्ठी हो रही है। तो इकट्ठी हो रही है तो मान लीजिए इस बार डीडीटी छिड़की किसी व्यक्ति ने, तो उसके शरीर में मान लीजिए 1 यूनिट डीडीटी पहुंच गई। साल में अगर मान लीजिए वो 5 बार ऐसा करता है तो 1 साल में उसकी बॉडी के अंदर 5 यूनिट, 5 साल में उसकी बॉडी में 25 यूनिट डीडीटी इकट्ठी हो गई। ये इकट्ठी हो रही थी वसा के नीचे और अंत में ये क्या कर रही थी, हानिकारक हो रही थी। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा, एक ऐसा एग्जाम्पल और बताऊँ मैं आपको गिद्ध के बारे में, वल्चर, ठीक है। आजकल जो गिद्ध होते हैं ना, ठीक है, उनकी संख्या बहुत गिर रही है, ठीक है, बहुत क्या हो रही है, गिर रही है, कम हो रही है। इसके पीछे वजह बताऊँ क्या होता है कि गिद्ध क्या करते हैं, आपको पता है, मरे हुए जीवों को खाते हैं, आपने सुना होगा। तो दरअसल एक दवाई है डाइक्लोफिनेक, क्या है, एक डाइक्लो, आप लोग भी लेते होंगे डाइक्लोफिनेक, ठीक है। ये दवाई जैसे मान लीजिए हम जानवरों को भी देते हैं, दर्द होता है तब, मनुष्य भी लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अंदर जीवन भर में क्या हो रही है, मान लो एक्यूमुलेट हो रही है, मान लो जो 10 mg हमारे अंदर है या किसी जानवरों के अंदर है, पशु पक्षियों के अंदर ये दवाई है। अब गिद्ध जब इनको खाते हैं, तो गिद्ध तो कोई एक जानवर को तो खाता नहीं है, मान लीजिए गिद्ध ने ऐसे है जो 500 जानवर, 1000, 100 जानवर खाए अपनी ज़िंदगी में, तो 100 जानवर खाए तो हर जानवर में 10 mg था, तो इसके पास तो 100 × 10 यानी 1000 mg एक साथ पहुंच गया। तो फिर ऐसे में ये डाइक्लोफिनेक गिद्ध के पास जो एक्यूमुलेट होकर के क्या करता था, गिद्ध के अंडों को क्या करता था, नष्ट करता था। तो इसकी आगे जो प्रजनन क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, या इसकी जो प्रजाति है वो कम हो गई। तो गिद्धों की संख्या में गिरावट आई। फिर सरकार ने इस दवाई को थोड़ा लिमिटेड भी किया, हालांकि आज भी ये दवाई है, प्रचलित है, ठीक है। तो आप समझे ना कि आहार श्रृंखला का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार का जैव आवर्धन हो रहा है, इसको जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। कि मतलब कोई ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो उपापचयित नहीं होता, कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक भी है, ठीक है, और उपापचयित नहीं हो रहा। जैसे डीडीटी थी, शरीर में उपापचयित नहीं हो रही, ठीक है, पड़ी है शरीर के अंदर, काफ़ी समय से पड़ी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बड़ी मात्रा में ऊपर वाले लोगों के पास में पहुंच जाती है, ठीक है। तो फिर ये तकलीफ देती है आपस में। इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझते हो, गाय का दूध कैसे समझते हो आप, अगर मान लो आपकी गाय बीमार है, उसे आप कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, कोई दवाई दे रहे हो, तो बताओ वो गाय के दूध में वो दवाई की स्मेल आती है, नहीं आती है, आती है ना, आती है ना, है ना। तो यही तो सब कुछ हो रहा है, मतलब वो रासायनिक पदार्थ है, वो आगे से आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो आप पढ़ो, ठीक है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम ये भी है कि हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि ये केवल एक तरीका है जिससे ये आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अजैव निम्नीकृत है, मतलब ये पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर उपापचित हो गए, यूरिन या किसी और माध्यम से मल द्वारा बाहर निकलते नहीं है, शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो ये क्या होता है, प्रत्येक पोषी स्तर में है, संग्रहित होते रहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षक है, मैंने वो मछली का बताया था आपको, ठीक है। अतः हमारे शरीर में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाता है, क्योंकि एक मछली में अगर 1 यूनिट वो हानिकारक केमिकल आ गया किसी वजह से, तो हम मनुष्य तो 100 मछली खा रहा है अपनी ज़िंदगी में, मान लीजिए, तो वो 100 यूनिट हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में आ जाएगा। तो इससे क्या कहते हैं अपन, जैव आवर्धन, ठीक है, क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन, वो चीज़ आवर्धित हो गई। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल, मांस आदि में अगर कोई रसायन छिड़का हुआ होता है तो वो हमारे शरीर के अंदर क्या रहता है, उपस्थित होता रहता है। हालांकि उनको धोकर भी हम अलग नहीं कर सकते, इसी वजह से आजकल है जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं बढ़ रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद में ये है कि पर्यावरण को ये हमारे क्रियाकलाप किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस सेक्शन में 2 चीज़ पढ़ेंगे, ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है, और अपशिष्ट निपटान, मतलब कचरा का जो निपटान है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ओजोन परत क्या होती है और इसका जो अपक्षय क्या होता है। तो देखो मैं आपको ओजोन परत समझा दूँ, पहले एक छोटे से तौर पे समझा दूँ। जैसे कि बच्चों ये पृथ्वी है, ठीक है, हम ये पृथ्वी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये धरती है और ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य थोड़ा सा चपटा बन गया, ठीक है, ये सूर्य है मान लो, ठीक है। तो अब धरती के चारों तरफ क्या है, ये तो आप जानते हैं कि वातावरण है। आप जब बड़े होंगे तो क्लासों में पढ़ेंगे कि सौर मंडल, समताप मंडल, ठीक है, आयन मंडल, इस तरह से बहुत सारे क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं, ठीक है।
तो इस वायुमंडल की एक परत ये भी है, ओजोन मंडल भी बोलते हैं। तो सोप और समताप के बीच में होती है, समताप के ऊपर ही होती है दरअसल, ठीक है, धरती से लगभग 16 किलोमीटर की हाइट पर। यहाँ पर क्या होती है, ओजोन की गैस जो होती है ना, ओजोन गैस होता है O3, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनाते हैं। उस गैस की क्या होती है कि एक परत होती है गोलाकार आकृति के अंदर, ये हो गई ओजोन गैस की परत। ये ओजोन गैस की परत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो सूर्य से कई प्रकार की किरणें आती है, उनमें से एक हानिकारक किरणें भी है UV, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट विकिरणें भी है जो हानिकारक होती है। जब ये आती है ना, ठीक है, तो ओजोन परत क्या करता है, इस अल्ट्रा वायलेट किरणों को वापस परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, वापस परावर्तित कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये अल्ट्रा वायलेट किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाती, यानी धरती पर रहने वाले सजीवों पर नहीं पहुंच पाती। और अगर ये पहुंच पाती अल्ट्रा वायलेट किरणें तो क्या हो जाता कि धरती पर सजीवों को नुकसान होता, हमें कैंसर जैसी बीमारियां या अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता था, ठीक है। ये तो हो गई प्रकृति की बात। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो एक गैस है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहाँ यूज़ करते थे हम, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर, ठीक है, AC के अंदर, ठीक है, फ्रिज AC इनमें एक गैस यूज़ होती थी। आजकल इसको लिमिटेड किया गया है, इसकी जगह दूसरे HF3 वगैरह इनको यूज़ करने लगे, हालांकि वो भी हानिकारक है, लेकिन ये तो बहुत हानिकारक थी, ठीक है। इसको बोलते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस क्या करती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जैसे फ्रीज और यूज़ की उत्पादन हुआ, ठीक है, वहाँ तो यूज़ आ रही है। जब ये वातावरण में मुक्त होती थी ये गैस, तो ये ऊपर जाकर इन ओजोन परत को तोड़ देती थी, ओजोन परत को क्या कर देती थी, नष्ट कर रही थी, ठीक है। इसकी रिएक्शन भी हम समझेंगे, ठीक है। ओजोन परत को क्या कर रही थी, नष्ट कर रही थी। अब ओजोन परत को अगर नष्ट करेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए ये ओजोन परत को यहाँ से इसने नष्ट कर दिया इतना, तो ये ओजोन में क्या हो गया, यहाँ से ओजोन तो कम हो गई, तो ये क्या हो गया, ओजोन का छेद हो गया। क्या हो गया, ओजोन का छेद हो गया। इसको तो बोलते हैं कि ओजोन परत में छिद्र आ गया। अब छिद्र आ गया तो क्या होगा क्या होगा, ये कि जो सूर्य के प्रकाश की जो हानिकारक UV किरण है वो इस छिद्र के माध्यम से पृथ्वी पर आने लग जाएगी, ठीक है। पृथ्वी पर आने लग जाएगी तो फिर क्या होगा, मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो हानिकारक प्रभाव क्या होंगे, पैदा होंगे। तो फिर जब ये बात सामने आई तो हमारी सरकार ने या इंटरनेशनल सरकार ने समझौता किया कि हम सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से CFC को कम करेंगे। CFC को क्या करेंगे, कम प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग बहुत लिमिटेड है या बहुत कम है फ्रीज और AC में। दूसरी जो है, जो शीतलक इफेक्ट वाले गैसों का यूज़ किया जाता है। इससे क्या हुआ कि ये परत अब है थोड़ा सा क्या हुई, डैमेज होना कम हुई है। हाँ, फिर भी जो प्राचीन समय के मुताबिक अगर अपन बात करें, फिर भी UV किरणें आ ही रही है, नुकसान तो है ही इसके, लेकिन ना फिर भी चलो इसको काफ़ी हद तक रोका गया है। तो आप समझ गए इस बात को। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि ओजोन परत तथा ये किस प्रकार अपक्षयित हो रही है। तो देखो ओजोन O3 तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए आवश्यक है। वैसे ओजोन एक जहरीली गैस है, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी परत में ओजोन हमारे लिए क्या है, एक जीवन दान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और ये जो पराबैंगनी विकिरण होती है वो जीवों के लिए क्या होती है, अत्यंत हानिकारक होती है। क्यों, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हैं जो मानव में त्वचा का कैंसर है, त्वचा का या आंखों का कैंसर भी क्या करती है, उत्पन्न कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये देखो, तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर है जो पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। दरअसल वास्तव में क्या होता है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ऑक्सीजन थी, पराबैंगनी किरणें इसके साथ आई, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिएक्शन आपस में करते करते ओजोन बनाती गई, ठीक है। तो O+O2 ये ओजोन बनाती थी, ठीक है। लेकिन अचानक से हमने वैज्ञानिकों ने देखा कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की परत में या ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी पर हम लोग है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायन का उपयोग करते हैं फ्रिज के अंदर, और ठीक है, उसकी वजह से ये क्या करता है, ओजोन टूट रहा था, ठीक है। तो इनका उपयोग है CFC गैस का उपयोग है रेफ्रिजरेटर या अग्निशमन में किया जाता था। तो फिर क्या हुआ, 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ और सर्व की सहमति बनी कि हम CFC के उत्पादन को है जो 1966 के स्तर पर सीमित रखेंगे, मतलब इससे ज़्यादा उत्पादन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये अनिवार्य है कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो CFC रहित फ्रीज बनाएगी, इसमें अभी दूसरी गैस का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता होगा कि प्रकृति में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक है। आपके घर में भी 2 प्रकार का कचरा पैदा होता होगा। एक तो फल फूलों की सब्जी, पत्तियां, है ना, सब्जियां, इनका कचरा होता होगा, ठीक है। जो आप अगर डालेंगे मिट्टी में या खेत में कहीं आसपास में डंप करेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 दिन में क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है,
ठीक है, मृदा में मिल जाता है। ठीक है, एक कचरा होता है जैसे प्लास्टिक का कचरा, ठीक है, ये सालों तक है जो मृदा में नहीं मिलता और वहीं पर पड़ा रहता है। तो ऐसा कचरा जो कुछ समय में, जिसको प्रकृति के अंदर जो अपघटक होते हैं वो निम्नीकृत कर देते हैं, जैसे पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, सब्जियों या फलों के जो अवशेष हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या जैव निम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जैसे प्लास्टिक है जो लंबे समय तक प्रकृति में वैसे के वैसे बने रहते हैं या अपघटित नहीं होते, मृदा में नहीं मिलते, ठीक है, और मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं, उन्हें अपन कहते हैं जैव अनिम्नीय कर पदार्थ। ठीक है, ये देखो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, है ना, कुछ समय में, तो उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, और जो नहीं हो पाते हैं उनको जैव निम्नीकरणीय होता है, जो नहीं हो पाते उनको बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा ये कहते हैं कि हमें जीवन शैली में सुधार करना चाहिए, हमें इस प्रकार जो प्लास्टिक है, इस प्रकार के कचरे को कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हमने देख लेते हैं वाले लाइंस। ठीक है, तो पारितंत्र के विभिन्न घटक है अन्योन्य आश्रित होते हैं, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव, या इसको बोलते हैं जैव और अजैव। ठीक है, क्या हम जैविक पदार्थों को अजैविक पदार्थ जैसे पानी या धूप की जरूरत नहीं होती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, अन्योन्य आश्रित हैं। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध करवाता है। जब हम एक पोषी स्तर से द्वितीय पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण आहार श्रृंखला में पोषी स्तर 3 या 4 ही होते हैं, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मानव की गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, हाँ, समाघात हो सकता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरा जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। निम्नीकरणीय जैसे फल या सब्जियों का वो कचरा हो गया, और ये प्लास्टिक हो गया इसका उदाहरण, और ये जो कचरा निपटान है वो एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर की एक अलग वीडियो बनाते हैं।